स्वागत है ब्राइट विजन एकेडमी में। बच्चों, आज हम करंट सेशन में जॉइंट वेंचर शुरू करेंगे। जॉइंट वेंचर स्टडी नोट नंबर 2 का तीसरा चैप्टर है और आपको मालूम होगा कि 1 से लेकर 19 तक अभी तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। पहले 9 क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थे और 10 से लेकर 19 तक ये कंसाइनमेंट के अंदर थे। ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जॉइंट वेंचर, बच्चों इसमें 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है। आज हम इस करंट सेशन में इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आप बहुत ध्यान से सुनना और जो थोड़े से नोट्स में लिखवाऊंगा उन्हें कॉपी करना। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में सॉल्व हो ताकि आपको प्रैक्टिकली क्लियर हो। एक बात और भी है, आपको याद होगा कंसाइनमेंट की थ्योरी डिस्कस करने में हमको 2 क्लासेस लग गई थी। ऐसा बच्चों इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत थोड़ी सी बड़ा लिमिटेड सा है। देखना, एक ही बात को मुझे कई बार बोलना पड़ेगा, इसलिए कि कम से कम 20 से 25 मिनट तो गुजरे उस बात को समझाने में। तो ये ना लगे कि अभी 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं एक बात को कई बार रिपीट भी करूंगा और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। चलो बच्चों, चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 3 जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। चलो पहले थोड़ा सा इसके बारे में सुनो, फिर इसके नोट्स बनाना। चैप्टर का नाम लिख लिया होगा आपने, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में सुनो। देखो बच्चों, ज्वाइंट का मतलब होता है मिलना। अब मिलने के लिए एक आदमी अपने आप से तो मिलेगा नहीं, कोई एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल मिलेगा तो किसी दूसरे इंडिविजुअल से मिलेगा, अपने आप से थोड़ी मिलेगा। तो ज्वाइंट का मतलब होता है मिलना। मिलने के लिए कम से कम 2 लोग, तो 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट्स तो होने चाहिए ना। मिलने से मतलब यहाँ पर 2 इंडिविजुअल के मिलने से नहीं है, 2 कंपनीज मिल सकती हैं, 2 फर्म्स मिल सकती हैं। तो कोई सी भी 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स का मिलना ज्वाइंट कहलाता है। वही ज्वाइंट लग गया। वेंचर, वो मिले क्यों है? ऐसी घूमने के लिए ए और बी आपस में मिले ताकि वो घूम कर आए बाहर तक। नहीं, इस चैप्टर में घूमने की बात थोड़ी हो रही कि वो पिकनिक पर गए हैं। यहां पर मिलना है किसके लिए? वेंचर के लिए। वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है कोई उद्देश्य, कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय। और अकाउंट्स मतलब जो भी वो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उसका लेखांकन, उसके अकाउंट्स मेंटेन करना। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट यूनिट्स का या इंडिविजुअल्स का मिलकर बिजनेस करना और उनके मिलकर किए गए बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स कहलाता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, अब मैं इंडिविजुअल या लोग बोलूंगा क्योंकि मुझे तो आसान भाषा का इस्तेमाल करना है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ लोग से मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं है, 2 कंपनी और 2 बिजनेसेस भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों का मिलकर बिजनेस करना जॉइंट वेंचर कहलाता है। अरे यार, यही डेफिनेशन तो हमने पार्टनरशिप में पढ़ी थी, तो हम ये क्यों नहीं कह रहे कि हम पार्टनरशिप दोबारा पढ़ रहे हैं या पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं? अरे भाई, ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप खुद 3 तरह की होती है। पार्टनरशिप बिजनेस 3 तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा क्या क्लास 12th के अंदर। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड की, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं एक समय सीमा के लिए। एक समय सीमा निश्चित की जाती है। जैसे ए और बी ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करा और उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा कि ये उनकी जो फर्म है ये 5 साल के लिए है। 5 साल बाद वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। 5 साल तक मिलकर बिजनेस करेंगे और 5 साल बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक निश्चित समय सीमा के लिए। इसके बाद था फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एट विल। ये जो पार्टनरशिप एट विल है, ये मुझे 3rd नंबर पे बोलना था, मैंने 2nd नंबर क्यों बोला? क्योंकि 3rd वाला यही है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए उसको लास्ट में रखा है। पार्टनरशिप एट विल वो है बच्चों जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है। क्लास 12th में आपने 5 चैप्टर पढ़े थे पार्टनरशिप के, वो सारे के सारे पार्टनरशिप एट विल थे। पार्टनरशिप एट विल में लोग मिलते हैं, ए और बी इसलिए मिलते हैं कि वो कभी जुदा नहीं होंगे, वो कभी अलग नहीं होंगे, मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर्स मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए, कभी ना अलग होने के लिए। लेकिन सबसे पहले यही लोग अलग होते हैं क्योंकि इसमें डिसॉल्व करना फर्म को बड़ा आसान है। खाली एक पार्टनर नोटिस सर्व करते बाकी पार्टनर्स के ऊपर कि वो डिसोल्यूशन चाहता है, डिसोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल जिसमें लोग मिलते हैं कभी अलग ना होने के लिए, वो सबसे पहले अलग हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये पक्का है, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया कि पार्टनरशिप एट विल कभी डिसॉल्व नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। ये मानकर वो फर्म बनाते हैं। और इसके बाद थी पार्टनरशिप तीसरी जो इस चैप्टर पर मैं से रिलेट करेगी, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। ओहो, पर्टिकुलर वेंचर, इसमें ABC मिले हैं
किसी एक वेंचर, किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक व्यवसाय, किसी एक काम के लिए जो कि टेम्पररी नेचर का है। ABC किसी एक उद्देश्य को पाने के लिए, किसी एक पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मिले हैं। और बच्चों, जैसे वो ऑब्जेक्ट अचीव होगा या वो पर्पस अकम्प्लिश होगा, वो उद्देश्य पूरा होगा, वो अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। देखो, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर, मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप फॉर वेंचर नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया उस शब्द के ऊपर। पर्टिकुलर, पार्टनरशिप फॉर अ वेंचर नहीं, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। फोकस कीजिए ना इस पर, किस पर, पर्टिकुलर पर। किसी एक निश्चित काम के लिए मिले हैं, किसी खास उद्देश्य से मिले हैं। तो उद्देश्य अगर खास है तो वो एक ही होगा, और वो उद्देश्य कभी ना कभी पक्का पूरा होगा। और जैसे ही उद्देश्य पूरा होगा, ABC अलग अलग हो जाएंगे। तो जब कुछ पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं किसी एक मकसद, किसी एक उद्देश्य के लिए, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। अरे वही है ये जॉइंट वेंचर। हाँ, और क्या, ज्वाइंट वेंचर में दो या दो से ज्यादा लोग मिले हैं किसी एक उद्देश्य को पाने के लिए। देखो, ये जो ज्वाइंट वेंचर जो तुम आज पढ़ने जा रहे हो, इसमें दो बातें सुनो। एक तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। दूसरी खास बात, ये टेम्परेरी नेचर का होगा, टेम्परेरी, ये परमानेंट हो ही नहीं सकता। ज्वाइंट वेंचर परमानेंट हो ही नहीं सकता, ये परमानेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो लोग मिलते हैं वो किसी एक खास मकसद, किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलते हैं। और वो उद्देश्य पाएंगे तो वो कभी तो पूरा होगा। जैसे वो उद्देश्य पूरा होगा, ये अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस वो बिजनेस है। अब सुनो, तुम्हें स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना ज्वाइंट वेंचर, तो सुनो इसकी परिभाषा। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस वो बिजनेस है जिसे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, और ये टेम्परेरी नेचर का होता है, और इसे किसी खास पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए किया जाता है। और जैसे वो खास पर्पस अकम्प्लिश होता है, वो विशेष उद्देश्य जैसे ही पा लेते हैं, वो अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। ये टेम्परेरी नेचर का है। फिर बोलूं, ये टेम्परेरी नेचर का है। फिर बोलूं, ये किसी उद्देश्य के लिए है, और जैसे ही उद्देश्य पूरा होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए एक खास बात सुनो जिससे रिलेट करूंगा, इनको फर्म का नाम रखना अलाउड नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का नाम नहीं रखा जाता। जब मैंने देखा कि NCT ऑफ दिल्ली और BSS यमुना का ज्वाइंट वेंचर हुआ था, तो वो उनके सभी जो भी व्हीकल थे उन तक पे लिखा हुआ होता था NCT ऑफ दिल्ली एंड BSS यमुना ज्वाइंट वेंचर। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स रहे बच्चों। मैं आपसे ये कह रहा था, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में फर्म का नाम, कोई नया नाम रखना, कोई अलग से उसको नाम देना, उसको बैनर देना, ये अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर का। प्लीज फोकस ऑन इट, ये टेम्परेरी नेचर का है, ये आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। तो फिर नाम को रखकर उसकी गुडविल क्रिएट करना, उसका नाम बनाना, क्या जरूरत है इसकी? फिर उसके नाम का बाद में मिसयूज हो सकता है, उसके नाम का बाद में कोई एक पार्टी मिसयूज कर सकती है, इसलिए फर्म का नाम नहीं रखा जाएगा। अगर राम और श्याम पार्टनर्स हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म बनाए राम और श्याम, तो वो फर्म का नाम अपने नामों से हटकर एक नया नाम रख सकते हैं। वो फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डायनामिक एंड कंपनी, या कोई भी, मैंने ऐसे बोल दिया, कोई भी नाम जिसमें राम और श्याम का नाम नहीं आएगा, ऐसा कोई भी डिफरेंट नेम, कोई स्टाइलिश नेम फर्म का वो रख सकते हैं, और उस नाम को पॉपुलर कर सकते हैं अगर वो पार्टनरशिप एट विल है तो। लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है तो नाम को एक नया नाम रखकर उसको पॉपुलर करने का फायदा क्या, जब तुम्हें पता है कि फर्म बंद होने वाली है। कब? जैसे ये पर्पस अकम्प्लिश होगा, जिस पर्पस को पाने के लिए फर्म को बनाया गया है, वो मिलते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो फिर उसका नाम क्यों रखे? फिर पता है क्या होगा, राम और श्याम अगर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस करेंगे तो फर्म का नाम तो होगा, पता है क्या होगा, राम एंड श्याम, यही नाम होगा। जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचरशिप फर्म खोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस का जो नाम होता है वो उन ज्वाइंट वेंचरर्स का, उन लोगों का, उन यूनिट्स का अपना ही नाम होता है। क्लियर है ये? अगर X और Y के बीच में ज्वाइंट वेंचरशिप होगी तो नाम क्या होगा उनके बिजनेस का, उनके बैनर का? X एंड Y, बस। अपने नामों से हटके कोई और नाम नहीं, क्योंकि फिर वो पॉपुलर होगा, उसका मिसयूज होगा बाद में, और ये फर्म बंद होगी पक्का, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर पर्पस को अकॉम्प्लिश करने के लिए बनी है। तो मैं आपको यहां समझा रहा था कि अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि जब ये बिजनेस छोटा सा है, या जो भी इसकी ड्यूरेशन है, 2, 4, 6 महीने या 1-2 साल, या चलो 5 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इंडिविजुअल या एक अकेली कंपनी इस काम को क्यों नहीं अकेले कर लेती,
क्या जरूरत है टेम्पररी बेसिस पर एक पार्टनरशिप फर्म बनाने की? भाई मैंने पार्टनरशिप फर्म बोल दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक टेम्पररी बिजनेस के लिए किसी को जोड़कर ज्वाइंट होकर फिर इस काम को क्यों करा जा रहा है? अरे यार, कई काम ऐसे होते हैं जो कुछ काम ऐसे हैं, कुछ पर्पस, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो मल्टी स्किल्स की डिमांड करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या एक मॉल का कंस्ट्रक्शन। अब एक बात बताइए, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन करती है, लेकिन जब मॉल का सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें बड़ा सारा काम मेटल का भी होगा, जिसमें स्टील और दूसरी चीजें यूज होंगी। चलिए वो भी उसी कंपनी ने कर लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो तो बहुत जबरदस्त होगी। उसमें तो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ मीटर्स वायर लगेगा और कितने सारे स्विचेस और कितना कुछ होगा। और एक मॉल यार, एक कमरे में कितने सारे स्विचेस होते हैं, कितना इलेक्ट्रिक वर्क होता है। सोचो एक कमरे में इतना होगा तो एक फ्लोर पे कितना और एक फ्लोर पे कितना, तो वो तो 10,000 स्क्वायर यार्ड्स का मॉल है। वो उसका एरिया 10,000, 15 या 20,000 स्क्वायर यार्ड्स है, और वो 4 और 5 स्टोरी मॉल है। उसमें कितना बड़ा वर्क होगा इलेक्ट्रिक का। अब हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन करती हो सीमेंटेड, लेकिन इसके पास वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज ना हो या वो डिपार्टमेंट ना हो जो इलेक्ट्रिक वर्क करता है। तो बेटर है ये किसी ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी ऐसी कंपनी को अपने साथ जोड़ें जो डील ही इलेक्ट्रिक वर्क में करती है। अब बताओ होगा नहीं होगा जॉइंट वेंचर? करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मल्टी स्किल, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल है ये मल्टी स्किल्स की डिमांड कर रहा है। यहां पर एक सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, तो एक इलेक्ट्रिक वर्क में डील करने वाली भी एक एक्सपर्ट कंपनी चाहिए। उसके अलावा वहां पर जो एसी का डक्टिंग होगा, जो एयर कंडीशनर किया जाएगा उस बिल्डिंग को, उस मॉल को, उसके लिए एक अलग से एक लोग चाहिए। हो सकता है उस स्किल्स वाले लोग की कंपनी अलग हो और उनको भी साथ में जोड़ना पड़े ताकि वो ये वाला पार्ट संभाल ले उस कंस्ट्रक्शन का। तो मैं आपसे यहां पर ये कह रहा था कि एक आदमी, कोई एक व्यक्ति सारे रिसोर्सेस का माहिर हो, उसके पास सारी स्किल्स हो, ऐसा कम होता है। इसीलिए कई चीजों को, कई अलग अलग कंपनीज को, लोगों को जोड़ा जाता है ऐसे काम को करने के लिए जहां पर मल्टी स्किल्स की, मल्टी टैलेंट की डिमांड हो। क्लियर है बच्चों? अब सुनिएगा, तो मैं आपसे एक बात और भी कह रहा था कि इसका, ये तो एक रीजन हुआ कि लोगों के जुड़ने का, एक रीजन और भी है। मान लीजिए कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आई, उसने गुरुग्राम में 5,000 स्क्वायर यार्ड्स लैंड परचेस कर ली, उस पर वो एक पूरा एक टावर बनाना चाहते हैं, 8 फ्लोर्स का, 8 फ्लोर का, 8 स्टोरी बिल्डिंग या 10 स्टोरी बिल्डिंग वो बनाना चाहते हैं। अब वो जो बाहर से, विदेश से जो कंपनी आई है इंडिया में, गुरुग्राम में उसने एक लैंड परचेस करी और उस पर वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने पता करा कि यहाँ पर कौन सी फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो लोगों ने रिकमेंड करा कि भाई यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं, थोड़ा सा पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हाँ बिल्डिंग बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल एकदम जो जबरदस्त स्ट्रक्चर बना कर देंगे, बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनेगी और बड़ी अच्छी, बड़ा मॉडर्न डिजाइन है उनके पास, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो। तो उस कंपनी ने मिस्टर एक्स को कांटेक्ट करा और मिस्टर एक्स से मिलने गए। जब उनसे टाइम मिला और मिस्टर एक्स के सामने अपना प्रपोजल रखा कि हम चाहते हैं कि जो हमारी 5,000 गज जमीन है जिस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, मिस्टर एक्स वो तुम बनाओ, वो तुम्हारी कंपनी बनाए। मिस्टर एक्स की कंपनी के पास और मिस्टर एक्स के पास बड़े सारे प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट आए हुए थे, बड़ा सारा उनके पास ऑलरेडी बिजनेस था। मिस्टर एक्स के पास 50,000 लेबर है जो कि सब की सब एम्प्लॉयड है, सब काम कर रही है, अपॉइंटेड है। और मिस्टर एक्स की कंपनी में बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट पहले से हैं, अलग अलग साइट्स पे काम चल रहा है, बड़ी सारी लेबर वहां पर अपॉइंटेड है और सारे मशीन, सारे इक्विपमेंट वहां पर सब इंस्टॉल कर दिए गए हैं। मिस्टर एक्स के पास नया कॉन्ट्रैक्ट लेने का 1 मिनट भी नहीं है। लेकिन मिस्टर एक्स इस बात को जानते हैं कि अगर इस फॉरेन कंपनी को अगर आज मिस्टर एक्स ने नकार दिया, मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं कि ये लोग काम नहीं करेंगे। ये जो बाहर की कंपनी आई है वो कहेगी अरे अरे एक्स हमारे लिए बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो हम बिल्डिंग ही नहीं बनवाएंगे, छोड़ो, हम जा रहे हैं विदेश, अपनी कंट्री वापस जाना है, उठाओ सामान। ऐसा थोड़ी होगा। वो काम करने आए हैं भारत, वो काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंस्ट्रक्शन करा लेंगे, वो भी कोई खराब थोड़ी होगा। लेकिन हाँ मिस्टर एक्स जानते हैं कि अगर उन्होंने मना करा तो ये कंपनी किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपनी बिल्डिंग बनवा लेगी, और अगर कल को मिस्टर एक्स की कंपनी के पास या मिस्टर एक्स के पास टाइम हुआ और इस कंपनी को एक और बिल्डिंग बनवानी पड़ी तो ये एक्स के पास वापस नहीं आएगी। अब जब इसका कॉन्टैक्ट किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी से होगा तो ये परमानेंट उन्हीं के हो जाएंगे।
और इनके कांटेक्ट में जो और लोग आएंगे उनको भी ये रिकमेंड करेंगे कि भाई मिस्टर एक्स के पास में जाना, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, और एक और कंपनी वो भी बहुत अच्छी है, वहां चले जाना, तो वो भी दूसरी कंपनी को बच्चों रिकमेंड करना शुरू कर देंगे। सॉरी बच्चों, जरा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से मैं रुक गया था, कुछ इसमें टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए मैं जैसे एग्जांपल ले रहा था, अभी मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी भारत आई, उसने गुरुग्राम में एक लैंड परचेस करके एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक्स के सामने प्रपोजल रखा है। एक्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि एक्स की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके पास ऑलरेडी बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं, बड़ी सारी साइट्स पे बड़ा सारा काम चल रहा है, सारी लेबर अपॉइंटेड है, सारे मशीन सारे इक्विपमेंट वहां पर एम्प्लॉयड है, तो उसके पास ना मशीन ना इक्विपमेंट ना लेबर, सब कुछ फुल्ली ऑक्यूपाइड है। ऐसे में एक्स को चाहिए कि मना कर दे, टाइम नहीं है उसके पास अब। लेकिन एक्स को ये लगता है कि अगर उसने मना करा कि भाई उसके पास टाइम नहीं है, वो भी नहीं कर पाएगा, उसके पास ऑलरेडी बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कंपनी उसके हाथ से निकल जाएगी और ये कंपनी अपने लिए बिल्डिंग किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनवा लेगी और परमानेंट उन्हीं की कस्टमर हो जाएगी। इससे एक्स को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस गुडविल को सुनकर ये आए हैं वो उस गुडविल पर आंच आएगी, तो वो नहीं चाहता कि जो गुडविल उसने इतने सालों में क्रिएट करी है उस गुडविल पर कोई आंच आए और वो कम हो। एक बात बताइए, डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, वकील कह रहा है अपने क्लाइंट से मैं केस नहीं लड़ पाऊंगा, टीचर कह रहा है मैं फिलहाल अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा, जो जिस प्रोफेशन में वो उसी काम को मना करेगा तो उसकी क्या इमेज बनेगी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लोग जो कस्टमर से जो क्लाइंट है वो नहीं समझते इस बात को कि सामने वाले के साथ क्या दिक्कत हो सकती है, वो ये देखते हैं कि इसका काम ही यही है और ये इसी के लिए मना कर रहा है, तो वहां पर फिर उसकी इमेज खराब होती है। तो इसी वजह से होगा क्या कि एक्स को ये लगता है कि अगर उसने बिल्डिंग बनाने से मना करा तो ये कंपनी कहेगी इसका तो काम ही कंस्ट्रक्शन है, अगर इसकी सारी लेबर कहीं पर अपॉइंटेड भी तो क्या हो गया, इसके पास तो और भी लेबर आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो ये नाम मेरा सुनकर आए थे वो नाम खराब होगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये एक्स के उस कंपनी को मना कर दे कि मैं तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, एक ये कि हाँ करे और गुडविल बचाए। तो यहां पर एक्स ने सोचा है कि मैंने अगर इनको मना करा तो मेरी इमेज खराब होगी, इमेज मैंने कई सालों में बनाई है, इमेज खराब नहीं होने दूंगा, मैं हाँ कर दूंगा। एक्स ने हाँ कर दिया कि हाँ जी हाँ बना दूंगा तुम्हारे लिए मैं बिल्डिंग तुम्हारी, और मैं तैयार हूं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कंपनी के जो लोग आए थे, जो एक फॉरेन कंपनी का डेलीगेशन था, वो और खुश होके गया वो, और कि भाई बड़ा अच्छा आदमी, इतना बिजी हमें लगा, उसके बाद भी देखो इसने हमसे मीटिंग करी और उसके बाद हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी तैयार हो गया, हमारे इस कंस्ट्रक्शन के लिए। एक्स ने उस कंपनी के लोगों को सेटिस्फाई करके भेजा कि जाओ बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे लिए बिल्डिंग मैं ही बनाऊंगा। एक्स जानता था कि उसकी कंपनी में सब लोग ऑलरेडी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं और एक्स के पास टाइम नहीं है किसी और नए कॉन्ट्रैक्ट का। उसने क्या करा कि अपनी एक लिस्ट निकाली, अपना डायरेक्टरी निकाली जिसमें और उसके कॉम्पिटिटर्स के नाम थे, जो और दूसरे बिल्डर थे, जो दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उनकी डिटेल थी। उनमें से उसने एक दूसरे बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर वाई का नाम निकाला और वाई का कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर वाई को कॉल करा। वाई को कॉल करके कहा, वाई मैं एक्स बोल रहा हूं, मेरे पास एक फॉरेन कंपनी के लोग आए थे और वो गुरुग्राम में 5000 गज पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, लेकिन मेरे पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मैकेनिकल रिसोर्सेज की, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है अब कि मैं अपनी लेबर को अपॉइंट करवा के काम करवा सकूं। मेरी सारी की सारी लेबर अलग अलग साइट पे काम कर रही है और मुझे हर साइट पे जाना होता है, तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को के सुपरविजन के लिए। क्या भाई तुम राजी हो कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मिलकर हम दोनों ये बिल्डिंग बनाएं और हम दोनों मिलकर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जॉइंट वेंचर कर लें? वाई ने सोचा कि एक तो इस बाजार का सबसे बड़ा बिल्डर है एक्स, सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक एक्स, उसका कॉल आया है, ये बड़ी बात है। दूसरा, बैठे बिठाए एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है जो वाई के पास आया भी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट तो वो एक्स के पास आया था, एक्स उसमें वाई को अपने साथ जोड़ रहा है, तो वाई को लगता है कि तो बड़ा अच्छा ऑफर है, बड़ी अच्छी प्रपोजल है ये, तो वाई राजी हो गया। वाई ने कहा बताओ किस तरह से हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। एक्स ने और वाई ने फिर एक मीटिंग करी और मीटिंग में तय हुआ कि एक्स और वाई दोनों मिलकर, दोनों बिल्डर्स मिलकर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो एक पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, एक जॉइंट वेंचर बिजनेस करेंगे, दोनों मिलकर इस बिल्डिंग को बनाएंगे। तो ये दोनों जब मिल गए तो ये कहलाएगा जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर बिजनेस कहलाएगा। और यहां पर एक्स और वाई जिंदगी भर के लिए नहीं मिले हैं। एक्स कल भी अलग था, आज मिला है सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए, लेकिन बाकी साइट्स पर जो बिल्डिंग बन रही है उनके लिए अलग ही है। कल भी अलग था, आज भी अलग है, वाई भी कल भी अलग था, आज भी अलग है, और ये आने वाले समय में इस बिल्डिंग के पूरा होने के बाद फिर अलग अलग ही रहेंगे।
एक्स और वाई मिले हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को, सारी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं कि एक्स जितनी बिल्डिंग बनाएगा वाई जितनी बिल्डिंग बनाएगा मिलके बनाएंगे, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक्स और वाई मिले हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए। वो जो बाहर की विदेशी कंपनी आई थी ना, और वो जो गुरुग्राम में 5000 गज जमीन पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी उसको बनाने के लिए एक्स और वाई मिले हैं, और जैसे ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा एक्स और वाई फिर दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग तो वो अब भी हैं, बाकी साइट्स पर तो दोनों का काम अलग अलग चल रहा है, वो तो खाली इसी साइट इसी बिल्डिंग के लिए मिले हैं। तो ये पर्टिकुलर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एक्स वाई का मिलना ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। वो इस फर्म का नाम क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे, उनकी अपनी अलग अलग कंपनीज अलग अलग फर्म्स हैं, वो तो इस काम को मिलकर इसका नाम क्या होगा? नाम होगा एक्स एंड वाई। टेम्परेरी नेचर का बिजनेस है, जैसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अलग अलग, फर्म खत्म। तो मैं इसी का एग्जांपल लेकर आपसे कह रहा था कि यहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, उसके दो रीजंस हैं, या तो किसी एक के पास अकेले इतना वक्त नहीं है कि उस काम को कर सके, या फिर उस काम के अंदर मल्टी टैलेंट और मल्टी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो एक व्यक्ति विशेष में या एक कंपनी के पास नहीं है। इसलिए कुछ उन अलग अलग स्किल्स वाले कंपनीज को या लोगों को मिलना पड़ता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जॉइंट वेंचर होता है। लेकिन होता ये टेम्परेरी नेचर का बिजनेस है और इसमें फर्म का नाम नहीं रखा जाता। जो लोग मिले हैं उनका जो नाम होगा वही फर्म का नाम होगा। और सुनिए, पार्टनरशिप जो प्रॉपर एक पार्टनरशिप एट विल है उससे किस तरह से ये अलग है। पार्टनरशिप एट विल में जो लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उन्हें आप कहते हैं पार्टनर्स। इसमें जो लोग मिलकर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस करते हैं उनको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचरर्स और को वेंचरर्स। ठीक है बच्चों, चलिए भाषण बहुत हो गया, अब जरा थोड़ा सा राइटिंग में आ जाते हैं, थोड़े से नोट्स बना लेते हैं। आप लिखना शुरू करिए। पहले इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले वही है जो मैंने भी डिस्कस करा, ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ये कि ये टेम्पररी नेचर का बिजनेस है। देयर आर सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज, कुछ समाज में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं, कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज हैं और प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं दैट दे में इन्वॉल्व हायर रिस्क, जिनमें रिस्क ज्यादा है, हायर इन्वेस्टमेंट्स या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एंड इवन दे डिमांड मल्टी स्किल्स, या उनमें फिर मल्टी स्किल्स की डिमांड है। कितना शानदार, कितना जबरदस्त पैराग्राफ है। और यहां मैं खुद इसका क्रेडिट दे लूंगा, इसका क्रेडिट मैं दूंगा इंस्टीट्यूट को, ICMI के स्टडी मटेरियल को, जिन लोगों ने वो बनाया। ये पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं ये कहीं उसी से रिलेट करता है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से। इंस्टीट्यूट ने, ICMI ने, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं इस बात को लेकर कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल का थ्योरी है वो पहले कभी कैसे होता था मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन आज प्रेजेंट में जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल है वो अल्टीमेट है जी, अल्टीमेट, वो कंप्लीट है। अगर कोई बच्चा किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ना ले, कहीं किसी की क्लासेस ना देखे, पूरी ईमानदारी से अपने आप को डिसॉल्व कर दे इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में और बड़े कीनली उसको ऑब्जर्व करे, थॉरो स्टडी करे, उसे कोई नहीं रोक सकता बच्चों पास होने से। वो एक बार में अपना अटेम्प्ट, जो भी उसका अटेम्प्ट होगा उसमें वो एक बार में, एक शॉट में, एक अपीयरेंस में वो एग्जाम को क्लियर कर लेगा। इतना बढ़िया तरीके से, बड़े सीक्वेंस में स्टडी मॉड्यूल को बनाया गया। ये पैराग्राफ देखकर मैं थोड़ा सा भावुक हो गया कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मॉड्यूल है उससे रिलेट करता है ये पैराग्राफ। ये कितना शानदार लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मॉड्यूल में। थैंक्स। चलिए सुनिएगा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अब जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज बनती है, फिल्में बनती हैं, कुछ फिल्में बड़ी ज्यादा, मतलब बहुत उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें एक फिल्म बनी और 2 घंटे 30 मिनट की मूवी है, वो 2.5 घंटे की कमर्शियल मूवी है हिंदी, और उस मूवी में बड़े सारे एरोप्लेन को टकराया, एरोप्लेन बड़े सारे क्रैश करके दिखाए, बड़ी सारी गाड़ियां उछाल दी, गाड़ियों में आग लगा दी, बड़े सारे महल गिरा दिए, और हैवी बजट मूवी, और बड़े सारे उसमें जो थे एनिमल्स को यूज किया गया और बड़े सारे चीजों को इस्तेमाल किया गया। तो उस मूवी में इतना ज्यादा एक्सपेंस है, उनको बनानी 200, 300, 500 करोड़ की मूवी बनने वाली है जी, बड़ी ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रहे हैं। किस प्रोड्यूसर में दम है कि वो ये हायर रिस्क, अब देखो इस मूवी में हायर रिस्क भी है कि नहीं चली, बस देख लो फिर क्या होगा। उस प्रोड्यूसर का इंसॉल्वेंट होगा वो 40 साल की उम्र में। तो इतनी हैवी बजट मूवी में एक तो रिस्क ज्यादा है कि नहीं चली तो क्या होगा।
दूसरा, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, पता नहीं इतने फंड्स उस प्रोड्यूसर के पास हैं भी या नहीं। तो इस एक प्रोड्यूसर मिस्टर एक्स ने, एक्स फिल्मों के मूवीज के प्रोड्यूसर हैं, एक्स ने के माइंड में जब ये आइडिया आया या जब उनको स्क्रिप्ट मिली इस फिल्म की कि इसमें कि ये मूवी बन सकती है जो कि एक तहलका मचा सकती है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर और पूरे संसार में, ये नाम कमाएगी और इस मूवी से बड़ा सारा इनकम होगा और स्क्रिप्ट बड़ी शानदार है, वो स्क्रिप्ट सुनाई गई प्रोड्यूसर को, उसे पसंद आई, उसे लगा कि सच में ये तो बड़ी नई स्क्रिप्ट है, बड़ा तहलका, बड़ा धमाल मचा देगी और ये तो बहुत लंबे समय तक चलेगी और सारी कंट्रीज में बड़ा पसंद किया जाएगा। बड़ा खुश है वो उस स्क्रिप्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद। लेकिन अब उसके सामने आता है कि ये तो बड़ी हैवी बजट मूवी है, इसमें तो बड़ा सारा पैसा लगेगा और ये स्क्रिप्ट बड़ी शानदार है, मुझे लग रहा है ये तहलका मचा देगी, लेकिन अगर ना मचाया तहलका तो मेरा तहलका बन जाएगा। तो एक्स को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर मूवी ना चली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि ये तो हैवी बजट मूवी, मेरा तो दुनिया जिंदगी भर की सारी कमाई इसी में झुकने वाली है, सारी झोंक दूंगा इसी के अंदर कि एकदम से मैं डबल अमीर हो जाऊंगा, जितनी मेरी आज वर्थ है उसकी जस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी अगर ये मूवी चल गई। लेकिन ना चली तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो एक्स ना दो रीजन से दूसरे प्रोड्यूसर वाई को अपने साथ जोड़ना चाहता है कि भैया एक तो रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क अगर मैं किसी और को जोड़ लूंगा तो मेरा रिस्क 50% हो जाएगा, रिस्क ना दो प्रोड्यूसर्स में डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा, हैवी इन्वेस्टमेंट मूवी है, इतने फंड्स कहां से लाऊंगा, फंड्स भी कहां, चलो मैं रिस्क ले भी लूं तो रिस्क लेने के लिए फंड्स तो हो, फंड्स भी नहीं है जितने इस मूवी में डिमांड किए जा रहे हैं। तो उन फंड्स को अवेल कराने के लिए भी किसी और प्रोड्यूसर को जोड़ा जाएगा। तो यहां पर 2 या 3 प्रोड्यूसर्स मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये हैवी रिस्क और हैवी बजट, हैवी इन्वेस्टमेंट मूवी है। राइट बच्चों, तो यहां पर अब क्या होगा, एक्स, वाई और जेड या एक्स और वाई 2 प्रोड्यूसर मिले इस फिल्म को बनाने के लिए। एक्स और वाई लाइफ टाइम के लिए थोड़ी मिले, उन्होंने कब जीने मरने की, साथ जीने मरने की कसम खा ली, उन्होंने कोई साथ जीने मरने की कसमें नहीं खाई। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मूवी के लिए हम दोनों मिलेंगे और सिर्फ जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 या 1:2 या 3:2 या इक्वल 1:1, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट हो। तो यहां पर 2 प्रोड्यूसर्स मिले उस फिल्म को बनाने के लिए, और मिलकर क्यों बना रहे, क्योंकि हैवी बजट मूवी है। तो ये तो लिखा हुआ इस पैराग्राफ में कि कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हायर रिस्क होते हैं या हैवी इन्वेस्टमेंट होता है या फिर उसमें मल्टी स्किल्स की डिमांड होती है। अब मल्टी स्किल्स की डिमांड, अब मान लो जिससे मैं एक बात कर रहा हूं, एक बड़ा अच्छा सिंगर है, उसे कहीं पर परफॉर्म करना है, उसकी अपनी कोई टीम नहीं है, अब उस सिंगर को परफॉर्म करना है तो उसे म्यूजिक चाहिए। तो किसी म्यूजिक कंपनी से उसने कांटेक्ट करा कि मेरे इस परफॉर्मेंस को तुम म्यूजिक दे दो। तो वो मान लो लाइफ टाइम की पार्टनरशिप नहीं है ना, उसने उनको एम्प्लॉय करा ना, उनको हायर, मतलब उनको कोई हायर नहीं करा। हायर में तो ये होता है ना कि आप उनको खाली उनको फीस पे करोगे, यहां पर एक पार्टनरशिप हुई है, एक म्यूजिक कंपनी और एक सिंगर के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, लेकिन टेम्परेरी, सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए जो उन्हें किसी स्टेज पर देनी है। तो ये जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब है 2 अलग अलग यूनिट्स का, इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का मिलना किसी एक पर्पस को अकॉम्प्लिश करने के लिए, किसी एक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जिन्हें कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का, ब्रिजेस का, डैम का, अब कोई मान लो टोल रोड बनना है, कोई बड़ा फ्लाईओवर बनना है, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको लगता है कि इस फ्लाईओवर के लिए रिसोर्सेज की कमी है, स्किल्स की कमी है, वो किसी और डिफरेंट स्किल्स के वाले लोगों को हायर करती है और उनके साथ अगर ज्वाइंट वेंचर हायर नहीं करती, ज्वाइंट वेंचर करती है, तो ये टेम्परेरी बेसिस का होगा। तो बच्चों, लोग जो मिलते हैं, जो कंपनीज मिलती हैं किसी एक काम को करने के लिए, उसके रीजंस क्या हैं? देखो ये रीजंस तुम्हारे सामने हैं। रीजन नंबर 1, हायर रिस्क है, तो रिस्क डिवाइड हो जाए इसलिए 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले। हायर इन्वेस्टमेंट है, एक के पास इतने फंड्स नहीं है इसलिए 2 या 2 से ज्यादा लोग मिले। मल्टी स्किल्स की डिमांड है, एक ग्रुप के पास वो सारी स्किल्स नहीं है जो डिमांडिंग है उस प्रोजेक्ट में, इसलिए अलग अलग स्किल्स के लिए लोगों को मिलना पड़ा। ये रीजंस हैं जॉइंट वेंचर के। इसके बाद इन सच केसेस, इन सभी केसेस में जो ऊपर आपने पढ़े, an individual person may not be able to muster all resources. Muster, what is the meaning of muster? Muster का दूसरा इंग्लिश शब्द है assemble। हिंदी अनुवाद इकट्ठा करना, एकत्रित करना। बड़ा मुश्किल हो रहा है बोलना एकत्रित, इसलिए इकट्ठा बोल दे रहा हूं, इकट्ठा करना। मस्टर का मतलब होता है असेंबल करना। ये कह रहे हैं इन सभी केसेस में जो ऊपर आपने पढ़े, एक व्यक्ति विशेष के लिए बड़ा मुश्किल है, मे नॉट बी एबल, शायद वो इस लायक ना हो पाए, क्या, टू मस्टर ऑल रिसोर्सेज के वो सारे साधनों को अकेला असेंबल कर पाए।
ये कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें मल्टी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। वहां पर एक व्यक्ति विशेष के पास या एक कंपनी, एक यूनिट के पास सारी स्किल्स हो, इसकी ये जरूरी नहीं है, या उसके पास इतने फंड्स हो, इतने इन्वेस्टमेंट्स हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए उनको सारे रिसोर्सेज उसके पास हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए उन रिसोर्सेज को असेंबल करने के लिए भी ज्वाइंट वेंचरशिप करनी पड़ती है। मस्टर का मतलब है बच्चों असेंबल करना, इकट्ठा करना। किसका इकट्ठा करना? रिसोर्सेज का। एक व्यक्ति, एक कंपनी के पास सारे साधन नहीं है, तो उन साधनों को इकट्ठा करने के लिए ज्वाइंट वेंचरशिप करनी पड़ती है, उन रिसोर्सेज को मस्टर करने के लिए, असेंबल करने के लिए। हैंस इसीलिए, इसी प्रकार, इसी वजह से टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोग, हैविंग रिक्विजिट स्किल, जिनके पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, जिनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, सेट्स कम टुगेदर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आके इकट्ठा होते हैं, टू फॉर्म, बनाने के लिए, अ टेम्पररी, एक टेम्पररी छोटे वक्त के लिए क्या, पार्टनरशिप। अब बताओ इससे अच्छा क्या लिखोगे आप? थैंक्स बोलो, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूट को, कि उन्होंने अपना स्टडी मॉड्यूल इतना अच्छा लिखा। राइट बच्चों? इसके बाद दिस इज कॉल्ड, और ये फिर कहलाता, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं अपने अपने रिसोर्सेज के साथ, उस काम को परफॉर्म करने के लिए, जिस काम को करने के लिए ये स्किल्स, ये रिसोर्सेज चाहिए, उस काम को करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आके मिलते हैं और उस काम को करना शुरू करते हैं, तो ये कहलाता है ज्वाइंट वेंचर। देयर इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, उनके बीच में एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एमओयू साइन करते हैं वो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ताकि वो लीगली बाउंड हो जाएं। राइट? इसके बाद वो कौन से व्यवसाय हैं जिनके लिए ज्वाइंट वेंचरशिप की जरूरत पड़ती है? अब मुझे बताओ, एक बिल्डर है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको एक छोटा सा कमरा बनाना है। अरे पहली बात तो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कमरा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेगी? लेकिन चलो ले लिया, चलो कमरा तो अजीब सा लग रहा है, बोल के भी अजीब सा लग रहा है मुझको। एक 4 मंजिला घर बनाना है, 4 मंजिला बिल्डिंग है जी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे यार 200-300-400 गज में, 1000 गज में 4 मंजिला बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान काम है एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। लेकिन उस बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर 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 50 किलोमीटर लंबा रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्रीय सरकार से, 50 किलोमीटर लंबा रोड बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई डैम बनाना है, कोई मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, कोई टोल रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 4, 5, 6, 8 साल लग सकते हैं, वहां पर उस कंपनी को जरूरत पड़ सकती है किसी और दूसरी कंपनी को अपने साथ जोड़ने के लिए। अब मैं कहूं कि ये इसलिए जोड़ा क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट है। अरे यार एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या कमी होगी फंड्स की उनके पास? हायर रिस्क है, नहीं भाई इसमें रिस्क कैसा वो इसके आदी हैं। फिर क्या जरूरत है? मल्टी स्किल्स की हो सकता है कि उनको रिक्विजिट पड़े, हो सकता है उनको लगे कि भाई अगर जैसे कुछ रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कुछ रिसोर्सेज उनके पास है, और यहाँ पर अगर रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया तो ये जल्दी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये रीज़न भी कि रिस्क ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो भी इन किसी भी एक रीज़न की वजह से ज्वाइंट वेंचरशिप हो सकती है। देखिएगा वो कौन से बिजनेसेस हैं जहां पर ज्वाइंट वेंचरशिप आमतौर पे होती है नॉर्मली, वो यही है जो मैं एग्जांपल बार बार ले रहा हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ अ डैम, ऑफ अ ब्रिज, ऑफ अ मॉल और ऑफ अ रोड, किसी भी एक बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन, वहां पर ज्वाइंट वेंचरशिप बिजनेस हो सकता है। दूसरा बच्चों, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अरे यार ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये ज्वाइंट वेंचर, इसके लिए ज्वाइंट वेंचर की क्या जरूरत है? माल को खरीदना और माल को बेचना, ये तो एक इंडिविजुअल वैसे भी करता है बिजनेस, इसके लिए ज्वाइंट वेंचरशिप क्यों हो रही है भाई? वो भी टेम्परेरी, मतलब कुछ वक्त के लिए माल परचेज करेंगे, बेचेंगे और भाग जाएंगे। देखो ऐसा कैसा, जैसे कि एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो 10 दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद दीपावली आने वाली है, एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है जी दिवाली का, अब से 10 से 15 दिन बाद एज्यूम कर लो। अब क्या होगा, या कोई भी फेस्टिवल है, होली आने वाला है, दिवाली आने वाला है, चलो मैं दिवाली का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जांपल लेना होगा स्वीट्स का। स्वीट्स तो होली में भी होती है लेकिन दिवाली में ज़रा ज़्यादा चलन है स्वीट्स का और ड्राई फ्रूट्स का। तो अब मान लो जैसे दीपावली करीब है और उससे पहले एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जिनके पास बड़ा सारा पैसा है, बड़े फंड्स, बड़े फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है मिस्टर एक्स, और उनकी मार्केट में 2-3 शॉप्स भी हैं।
जो कि खाली हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसे से ही पैसा कमाते रहते हैं, बिजनेस नहीं करते, और शॉप्स उनकी मार्केट में, मेन मार्केट में। तो दीपावली से 10 से 15 दिन पहले उन्होंने अपने फ्रेंड वाई को कॉल करा और वाई से पूछा, वाई तुम आजकल क्या कर रहे हो? वाई ने कहा कि मैं भी जरा जॉब सर्च कर रहा हूँ। एक्स ने कहा, वाई एक काम करो, जॉब सर्च कर रहे हो ना, अभी रुक जाओ, अभी जॉब मत सर्च करो, तुम दीपावली के बाद जॉब ढूंढ लेना, अभी तुम जॉब में मत जाओ, थोड़ा रुको, मेरी बात सुनो। मेरे पास मार्केट में शॉप है, दीपावली 15 दिन बाद है, ड्राई फ्रूट्स कई गुना ज्यादा महंगे रेट पर बेचे जा सकते हैं, मिठाई महंगी बिक सकती है क्योंकि दिवाली सीजन है, और दिवाली पर जो डेकोरेशन का मटेरियल है, वो स्वीट्स और इस तरह की वो चीजें जो भी दीपावली पर रिक्वायर्ड हैं, वो सब चीजें अगर हम शॉप में रख लें तो उन पर हम 3, 4, 5 टाइम्स से ज्यादा उनकी कॉस्ट से उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो भाई, मेरी बात सुनो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे माइंड में एक आइडिया है, शॉप भी मेरी है, मार्केट में है, अच्छी जगह है, मैं अपनी दुकान तुम्हें दे दूंगा और सारा माल मैं ही परचेस करूंगा, फाइनेंस में तुम्हें 1 रुपए भी नहीं लगाना, 1 रुपए भी तुम्हें नहीं लगाना, सब कुछ मैं ही परचेस करके दुकान में रखूंगा, तुम्हें बस दुकान में अपना टाइम लगाना है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, 15 दिन दीपावली से पहले और 2-3 दीपावली के बाद, इन 15-20 दिन का खेल है, और 20 दिन में फिर के बाद हम इस दुकान को दोबारा से बंद कर देंगे, लेकिन इस 20 दिन के सेशन में एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट हम कमा लेंगे। और क्योंकि सारे रिसोर्सेज और सारा पैसा मेरा है, तुम अपना सिर्फ टाइम लगाओगे, जो कि बहुत कीमती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसे हम 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। वाई राशि हो गया। वाई को लगा कि अगर जॉब मुझे अभी मिल भी गई तो जॉब में मैं 20 दिन में इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितना मैं यहां से प्रॉफिट कमा लूंगा, मेरी सैलरी के 3, 4, 5, 6 महीने की सैलरी के बराबर मुझे यहां से शेयर मिल जाएगा। तो ये तो एक चांस है, अभी मैं जॉब में तो हूं नहीं जो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब तो मुझे अभी लेनी है, तो जब जॉब मुझे करनी है तो 20 दिन बाद सही, लेकिन 20 दिन में ये जो वेंचर है, पहले इसमें साथ में जुड़ जाता हूं। एक्स और वाई मिल गए, एक्स ने शॉप ओपन कर दी मार्केट में और पैसे से बड़ा सारा माल दीपावली पे जो रिक्वायर्ड है घरों में, वो सारा परचेस करके दुकान में भर दिया, और वाई वहां दुकान में बैठ गया, और 20 दिन कारोबार चला, 20 दिन बाद व्यवसाय चलता रहा उनका, अभी ये बिजनेस चला, खूब धूम धड़ाके के साथ चला। 20 दिन बाद उन्होंने इस वेंचर को क्लोज करा, प्रॉफिट जो हुआ उसका कैलकुलेशन हुआ, 3:2 की रेशियो में बांट लिया, खत्म। एक्स और वाई कौन से यहां पर जिंदगी भर के लिए मिले? 20 दिन के लिए मिले बस। अब इस 20 दिन के अंदर माल को परचेस भी करा गया और सेल भी किया गया, इसी को कहते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। एक मैकेनिक है जो होम एप्लायंसेस को का रिपेयर करता है, उसका अपने एक प्राइवेट वर्कशॉप है, उसका नाम है बी फॉर बनारस, बी बोला, बी कभी पी समझो, पी फॉर पंजाब, बी फॉर बनारस, बी, ए और बी का एग्जांपल लूंगा। बी एक मैकेनिक है, वो होम एप्लायंसेस से मेरा मतलब है जैसे घर में इस्तेमाल होने वाला जो छोटी छोटी मशीन्स हैं, जैसे गीजर है, जैसे मिक्सर है, ग्राइंडर है, जैसे और चीज़ें जो घर में सब्जी बनती है उनको काटने वाली छोटी छोटी सी मशीन्स हैं। तो वो इन होम एप्लायंसेस की घर में इस्तेमाल यूज होने आने वाली मशीन्स की रिपेयर करता है। इसके अलावा वो फ्रिज में भी डील करता है, फ्रिज और टेलीविजन की भी रिपेयर कर देता है। जरा मल्टी स्किल्स मैकेनिक है वो, इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सबको वो ठीक करना जानता है। एक दिन वो सुबह समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसने एक न्यूज़ देखी कि गवर्नमेंट के कुछ फ्लैट्स खाली हो रहे हैं किसी एक लोकेशन पर, और वहाँ जो गवर्नमेंट फ्लैट्स में जो फ्रिजेस हैं, उन फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं सरकारी कर्मचारी, उनकी जो फ्रिज और टेलीविजन है उनको नीलाम किया जा रहा है, उनकी ऑक्शन लग रही है, और वो पुराना सामान उसकी ऑक्शन लग रही है। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई जो बिड लगाएगा, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करेगा तो उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। बी ने जब इस खबर को पढ़ा तो बी ने अपने फ्रेंड जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, ए को कॉल करा और कहा, ए आज का अखबार पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ो, एक न्यूज है, उसमें एक नोटिस है, और उस नोटिस में ये मेंशन है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कुछ फ्लैट्स खाली हो रहे हैं, तो उन फ्लैट्स में जो फ्रिज और टेलीविजन थे उनका ऑक्शन लग रहा है, और कम प्राइस से बिड शुरू होगी, और जो ग्राहक, जो भी परचेजर, बायर ज्यादा क्वांटिटी में बड़े लॉट में परचेज करेगा उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। यार ए, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम अगर इस ऑक्शन में मेरे साथ चलो और तुम बिड लगाओ और तुम वहां पर ये प्रपोजल रखो कि तुम सारा माल परचेस कर लोगे या मैक्सिमम माल परचेस कर लोगे तो बहुत कम प्राइस पर ये सामान हमको मिलेगा, तुम इसको परचेस कर लो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, और परचेस करके मुझे दे दो, मैं इसकी रिपेयर करके, इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और इसको बिल्कुल बाहर से ऐसा बना दूंगा जैसे शोरूम से निकला है।
फिर इसका हम एक बड़ा सेलिंग प्राइस रखकर इसको सेल करेंगे, ह्यूज प्रॉफिट होगा। तुम तो ऑलरेडी अमीर हो, तुम्हारे पैसे से बहुत सारा और पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा और मैं भी इसमें कमा लूंगा अच्छा खासा, क्योंकि रिपेयर सारी मैं ही करूंगा, इसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ये सारी कॉस्ट मैं बियर करूंगा या हम मिलकर बियर करेंगे, जो भी उनके बीच में तय होगा। ये प्रपोजल ए को भाग गया, उसे लगा ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजल है। ए और बी उस ऑक्शन में चले गए, वहां बिड लगी, बिड लगाई और सारी फ्रिजेस परचेस कर ली। 300 फ्रिजेस थी, 300 फ्रिजेस परचेस कर ली। अब उन 300 फ्रिज को परचेस करा उन्होंने किस रेट से, 4,000 रुपए की रेट से या 3,000 रुपए की रेट से उन 300 फ्रिजेस को परचेस करा। बी ने उसका पूरा रिपेयर करा, उसको बड़ा खूबसूरत करा, अंदर से डेकोरेट करा, उसका इंटीरियर जो था वो अच्छा करा, उसका जो एक्सटीरियर था वो अच्छा करा और नई फ्रिज पेंट करके नई फ्रिज बना दिया। और उसका, क्योंकि वो फुल साइज फ्रिज थी, लंबी फ्रिज थी, 365 लीटर की फ्रिज थी, उसका प्राइस रखा उसका 7,500। अब बताओ, एक फ्रिज जो बिल्कुल देखने में अंदर से बाहर से बिल्कुल न्यू ब्रांडेड लग रही है, 7, 7,500, 8,000 में कौन नहीं परचेस करेगा। उसको सेल करा और वो सारी बिक गई, ह्यूज प्रॉफिट हुआ और ए बी ने आपस में डिवाइड कर लिया। कहाँ मिले बच्चों ए बी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए? वो तो टेम्परेरी नेचर का बिजनेस था, उसमें वो फ्रिज परचेस करी, उनको रिपेयर करा, बेच दिया, ए भी दोबारा से अलग हो गए। ए अपनी जिंदगी में मगन हो गया, बी अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में मगन रहा। फिर कभी ऐसा कोई दोबारा न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर भी एक फोन घुमा देगा ए को। तो यहां पर ए बी जो मिले थे वो टेम्पररी नेचर के बिजनेस के लिए मिले थे और वो बिजनेस उन्होंने धूम धड़ाके से करा। तो मैं आपको ये बता रहा था, ऐसी मैंने फिल्म का एग्जांपल लिया कि एक हैवी बजट मूवी है, उसमें 2 प्रोड्यूसर मिलकर उस मूवी को बना रहे हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन वो दोनों प्रोड्यूसर सारी जिंदगी सारी मूवीज मिलकर बनाएंगे ऐसा कतई नहीं है, वो तो खाली इस पर्टिकुलर मूवी बनाने के लिए मिले हैं। वो ये बच्चों वो बिजनेसेस हैं जिनके लिए लोग मिल सकते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको राइटिंग में सब दिखाऊंगा, आप नोट्स बना लेना। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे मार्केट में, बाजार में अपने शेयर्स इशू करे। आप बच्चों को पता है कि शेयर्स जब कोई कंपनी इशू करती है तो उसकी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो शेयर्स उसके कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जो उसके बाजार में सब्सक्राइब होने चाहिए, बिकने चाहिए, वो 95%, 90%, ये बातें पुरानी हो गई, अब 100% है। कोई भी कंपनी जब बाजार में अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके 100% शेयर से सब्सक्राइब होने चाहिए, तभी वो कंपनी अगला स्टेप लेगी, आगे अपने इस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी। अब कंपनी ने बाजार में शेयर्स इशू करे तो उनका 100% बाजार में बिकना जरूरी है, सब्सक्राइब होना जरूरी है। भले ही ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो। इसके अलावा कंपनी को फंड्स भी तो चाहिए। अगर शेयर्स बाजार में नहीं बिके तो फंड्स नहीं आएंगे, फंड्स नहीं आएंगे तो जो उनका प्रोजेक्ट है जिसके लिए उन्होंने बाजार में शेयर्स इशू करे, वो प्रोजेक्ट ही बीच में लटक जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा काम। तो कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि हम अपने दम पर अपने शेयर्स को बाजार में नहीं बिकवा पाएंगे, तब कंपनी मदद लेती है अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए प्रमोटर्स की। कौन है प्रमोटर्स? सॉरी, प्रमोटर्स कर रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, अंडरराइटर्स, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने गलत वर्ड बोला और जल्दी से वापस भी ले लिया, अंडरराइटर्स की। हाँ, कंपनी मदद लेगी, हेल्प लेगी, सहायता लेगी अंडरराइटर्स की। कौन होते हैं अंडरराइटर्स? अंडरराइटर्स वो लोग हैं, वो ग्रुप हैं, वो कंपनीज हैं, वो यूनिट्स हैं जो किसी भी कंपनी को उसके शेयर्स को बिकवाने में उसकी मदद करते हैं और बदले में उनसे कमीशन लेते हैं, जिसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो यहां पर क्या होगा, अब एक कंपनी बाजार में अपने शेयर्स इशू करती है और उसको लगता है कि वो सारे शेयर्स शायद अपने दम पर सब्सक्राइब ना करवा पाए, ना बिकवा पाए, तो वो उसने कांटेक्ट करा एक कंपनी को, एक इंडिविजुअल को या किसी यूनिट को। अब मैं एक इंडिविजुअल मान के बात कर लेता हूं कि एक अंडरराइटर है मिस्टर एक्स। कंपनी ने अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए एक्स को कॉल करा और एक्स से कहा कि तो एक्स तुम अंडरराइटर और हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम्हारी बाजार में बड़ी धाक है, लोग बड़ी तुम्हारी बात मानते हैं, बड़े सारे तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी का अंडरराइटर बनो और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करवाओ। जानते हैं कंपनी अंडरराइटिंग करवा के अपने शेयर्स की क्यों निश्चिंत हो जाती है? क्योंकि अंडरराइटर्स कंपनी के जितने शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी लेते हैं उनको बिकवाते हैं, और अगर नहीं बिकवा पाए तो उन्हें वो शेयर्स खुद परचेज करने पड़ते हैं। ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। अगर कोई अंडरराइटर कंपनी के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स को बिकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो नहीं बिकवा पाता तो भी वो बिके हुए ही माने जाते हैं, क्योंकि वो उस अंडरराइटर को खुद परचेस करने पड़ते हैं। ऐसा लॉ है, ग्रुप 2 में पढ़ेंगे आप, सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर। तो यहां पर कंपनी ने जब एक्स को अंडरराइटर अपॉइंट करा और एक्स
से बात करी तो एक्स राजी हो गया कि वो इस कंपनी के सारे शेयर्स को बिकवा देगा, लेकिन अगर एक भी शेयर कम बिका तो वो एक्स खुद परचेस करेगा। ये बात ध्यान रखना। कंपनी को मालूम है कि हमें अब इनको हैवी कमीशन देनी पड़ेगी, तो क्या हुआ, कम से कम ये एश्योर तो हो गया कि शेयर से सारे बिकेंगे, और बिके ना बिके क्या फर्क पड़ता है, कंपनी की तरफ से तो बिक गए। अगर बाजार में नहीं बिका तो एक्स परचेस करेगा, तो कंपनी तो निश्चिंत हो गई, हमारे तो शेयर्स बिक गए, बिके ना बिके हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी तरफ से तो बिक गए, क्योंकि जो बिके बिके, जो नहीं बिके वो एक्स परचेस करेगा। अब एक्स ने उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, उसके शेयर्स को बिकवाने का अंडर राइटिंग एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एक्स को लगता है कि इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा हैं और यहां रिस्क ज्यादा है, तो अंडर राइटर एक्स ने एक दूसरे अंडर राइटर वाई से बात करी और वाई से कहा, वाई मेरे पास एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को बिकवाने का कॉन्ट्रैक्ट आया है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों अंडर राइटर्स मिलकर इस कंपनी के शेयर्स को बिकवाएं और जो कमीशन मिलेगी वो हम इक्वली आपस में डिवाइड कर लेंगे। वाई अग्रीड, वाई राजी हो गया। एक्स और वाई के बीच में जॉइंट वेंचर बिजनेस हुआ, एक्स और वाई के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ। ये जॉइंट वेंचर किसके लिए है, एक्स और वाई के बीच में जो जॉइंट वेंचर हुआ किस चीज के लिए हुआ, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के शेयर्स को बिकवाने के लिए। तो किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने के लिए बाजार में 2 या 3 अंडर राइटर्स मिलकर भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। तो इस काम के लिए भी, इस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए भी ज्वाइंट वेंचर होता है। अब देखिए, अब इनको कॉपी करिए जो मैंने आपको बोला है। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन। एक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, सीजन जैसे मैंने कहा फेस्टिव सीजन, जैसे दीपावली, जैसे शादियों का एक सीजन आता है, इसमें खूब सारी शादियां, मैरिजेस होती हैं, तो वहां पर जो शादियों में जो सामान इस्तेमाल होता है, जो भी शादियों में, जैसे अब बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों को खरीदने और बेचने का कारोबार उस सीजन में किया गया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, वही मैंने कहा हैवी बजट मूवी है, तो प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाना चाहते हैं उस मूवी को। परचेजिंग एंड सेलिंग प्लॉट्स और प्रॉपर्टीज, बहुत बढ़िया, एक जगह एक पूरे प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो एक बड़ा इन्वेस्टर एक्स वो चाहता है ये सारे प्लॉट्स अगर मैं परचेस कर लूं तो इन प्लॉट्स को इसके और छोटे छोटे पीसेस करके इन प्लॉट्स के फिर इसको रीसेल करेंगे तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन वहां पर वो जो पूरा एक एरिया है उसको परचेस करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट है। तब उसने क्या करा, जो इन्वेस्टर एक्स था उसने अपने साथ एक वाई को जोड़ा, एक और अमीर आदमी है वाई, अमीर रिच। एक्स भी रिच है, वाई भी रिच है। एक्स ने वाई से कहा, वाई सुनो, एक पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत बड़ी लैंड है जिसको अगर हम परचेस कर लें तो उसके छोटे छोटे प्लॉट्स काट के बेचेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, तुम जुड़ जाओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं और ये पूरी लैंड एक्वायर कर लेते हैं और इसमें प्लॉट्स काट के बेचेंगे। तो तब तक जब तक इस लैंड को परचेस करके प्लॉट्स काट के बेचेंगे, इस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, इस पर्टिकुलर वेंचर के लिए, बिजनेस के लिए हम दोनों मिल जाएं, तो एक्स और वाई जिंदगी भर के लिए नहीं मिले कि मरते दम तक वो लैंड परचेस करते रहेंगे आगे भी नहीं। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर लैंड है जिसको परचेस करके वो प्लॉट्स की शेप में उसको बेचकर उससे कमाना चाहते हैं, बस इस मकसद से वो मिले हैं। तो ये टेम्परेरी बेसिस पर ही मिलना है, ये जॉइंट वेंचर है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए इसके बाद आ जाइए, द बेसिक फीचर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर बिजनेस आर। अरे यार, ये जो अब लिखा हुआ आएगा ना आपके सामने, बस इसे फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जो भी लिखा हुआ है ना सब मैं आपको कई बार बता चुका हूं। फीचर्स मतलब विशेषताएं, जॉइंट वेंचर की विशेषताएं क्या है, यही तो विशेषताएं हैं। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, एक विशेषता। ये बिजनेस टेम्पररी नेचर का होता है, 2 विशेषताएं। इसमें फर्म का नाम नहीं रख सकते, 3 विशेषताएं। प्रॉफिट का शेयरिंग होता है, जो भी इनके बीच में अग्रीड रेशियो है, 4 विशेषताएं। बस ये सब आएगा इसमें, देखिएगा आप। इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, इसमें एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए लोग मिलते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है। एंड हैंस अ लिमिटेड ड्यूरेशन, इसलिए इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है। जैसे वो पर्पस पूरा होगा ये अलग अलग हो जाएंगे, तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग आपस में मिलते हैं। द पार्टनर्स आर कॉल्ड को वेंचरर्स, इसमें जो लोग मिलते हैं उन्हें हम को वेंचरर्स या फिर ज्वाइंट वेंचरर्स कहते हैं। द प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचरर्स इन द अग्रीड रेशियो, निर्धारित रेशियो में बंटवारा होता है फायदे नुकसान का, राइट।
द कोवेंचरर्स में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, क्या पता शुरू में उनको पैसा लगाना पड़े, क्या पता ना लगाना पड़े। तो जो कोवेंचरर्स हैं जब वो किसी प्रोजेक्ट को मिलकर करते हैं तो वो बिना पैसों, क्या पता जिसके लिए वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही पैसा लगा रहा हो, और अगर वो पैसा नहीं लगा रहा है जो प्रोजेक्ट जिसके लिए कर रहे हैं तो इन कोवेंचरर्स को खुद इनिशियल कैपिटल लगाना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है। द ज्वाइंट वेंचर इज डिसॉल्व्ड वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर, जैसे ही मकसद पूरा हो जाता है वो ज्वाइंट वेंचर्स को वेंचर्स अलग अलग हो जाते हैं। जिस मकसद के लिए दो लोग किसी उद्देश्य से मिले, उद्देश्य पूरा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। द अकाउंट्स ऑफ द कोवेंचरर्स आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन, जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो अकाउंट्स क्यों खुले रहेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। फर्म बंद हो गई, अकाउंट्स खुले रहेंगे, किताबें बंद मत करना, पाप लगेगा। अरे कौन सा पाप लगेगा, जब बिजनेस ही नहीं रहा तो उसकी किताबें क्यों रहेंगी। अरे बंद करो किताबें और करो फाइनल सेटलमेंट कैश में और चेक से और जाओ यहां से अपना। अ जॉइंट वेंचर बिजनेस हैज नो नेम, वाह वाह, लास्ट में आया है, लास्ट में। बच्चे शक करते मेरे ऊपर कि सर ऐसे बोले जा रहे हैं, क्या पता नाम हो। अब तो आ गया है ना, ये भी तो फीचर ही है कि फर्म का कोई नाम नहीं होगा। रीजन मैंने आपको ऐसे ही बना के सुना दिया था, दोबारा सुना दूं। फर्म का नाम इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये फर्म पक्का बंद होनी है, ये टेम्पररी फर्म है ना, टेम्पररी नेचर का बिजनेस है, बंद होना है। अगर कोई नाम रख दिया और उसकी पब्लिसिटी कर दी तो बाद में कोई एक वेंचरर उस नाम का मिसयूज कर सकता है, उसके नाम पर बाजार से माल उधार लेगा तो पता चला दूसरा वेंचरर फंस गया। इसलिए वो उस नाम का, कोई भी इस फर्म का नाम नहीं रखा जाएगा। जब पता है ये बंद होनी है तो नाम क्यों रखें, एक उद्देश्य के लिए बने हैं, वो उद्देश्य पूरा होते ही बंद हो जाएगा, इसलिए फर्म का कोई नाम नहीं होगा। चलिए अब आज ये बहुत हो गया भाषण, अब आज ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का लेखांकन उपचार देखिएगा, ये बात मुझे समझानी है। एज द बिजनेस ड्यूरेशन, क्योंकि बिजनेस ड्यूरेशन इज शॉर्ट, एक उद्देश्य के लिए लोग मिले, उद्देश्य पूरा होते ही अलग हो जाएंगे, तो बिजनेस की ड्यूरेशन शॉर्ट है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा किताबें रखने की जरूरत नहीं है। द बेसिक पर्पज इज टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर, क्योंकि टेम्पररी नेचर का बिजनेस है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का बिजनेस है, ज्यादा लंबी चौड़ी किताबें मत रखो। तुम्हारा मकसद बस एक होना चाहिए कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। जो को वेंचरर्स हैं, जो जॉइंट वेंचरर्स हैं, वो किताबें बस इतनी रखते हैं और इसलिए रखते हैं कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस को जान सकें, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। देयर आर 3 मेथड्स, हाँ ये हुई ना बात, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक और लगा दूं, और फॉर द जॉइंट वेंचर बिजनेस दे आर नहीं, ऐसा नहीं कि 4 बार तुमने सुना है, मैंने बोला भी 4 बार है। मैं ये कह रहा हूं कि जॉइंट वेंचरशिप बिजनेस में जो जॉइंट वेंचरर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो को वेंचरर्स हैं, उनका कोई ज्यादा किताबें रखने का मन नहीं है। बिजनेस टेम्पररी है तो किताबें ज्यादा क्यों खरीद कर अपना पैसा बर्बाद करेंगे। वो लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, लिमिटेड, थोड़े से अकाउंट्स, ठीक है, और वो भी उनका मकसद बस एक है, उनका फोकस एक ही अकाउंट्स मेंटेन करने में कि बस हमको हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए। अकाउंट्स मेंटेन करने के इस चैप्टर ने, इस कॉन्सेप्ट ने 3 मेथड दिए। देयर आर 3 मेथड्स टू मेंटेन या ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस। पहला, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। दूसरा, रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स। अभी 3 मेथड है लेकिन मैं 2 ही बताऊंगा क्योंकि जो अगला है वो दूसरे का ही पार्ट है, इसलिए पहले मैं जरा इसका हिंदी अनुवाद कर दूं, ठीक है। सुनो, 2 मेथड मानो, पहले 3 लिखा हुआ है, 3 ये कसम से 3 है, लेकिन अभी तुम 2 सुनो। पहला, तुम पहले ही सुनो खाली, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड है पहला। 3 मेथड है, पहले का नाम बोलो बच्चों, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 2 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को करने के लिए मिले, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ए बी मिले, टेम्पररी नेचर का बिजनेस है, जैसे वो पर्पस अकॉम्प्लिश होगा ए बी अलग अलग हो जाएंगे। ए बी ने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस करा है और उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस की, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना तो ए मेंटेन करेगा, ना तो ए मेंटेन करेगा,
और ना ही बी मेंटेन करेगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो लेखांकन उपचार की जो किताबें हैं, उन किताबों को, लेखांकन किताबों को ए और बी यानी कि वेंचरर्स मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि इन किताबों को ए और बी मेंटेन न कर इनको ए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन न करके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया जाएगा। और अगर हो सकेगा तो बाहर से किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा, और वो अकाउंटेंट ना तो ए का व्यक्ति होगा ना वो बी का साथी होगा, वो न्यूट्रल पर्सन होगा। वो ए और बी के हिसाब से नहीं बल्कि फर्म के हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। जो फर्म, जो बुक्स ऑफ, जो सेट ऑफ बुक्स है, जो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको ज्वाइंट वेंचरर से सेपरेट कर दिया गया। दोबारा सुनो, ये बड़ी लंबी कहानी हो गई, थोड़ा कम होके समझना चाहिए, कम करके समझाऊं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो वेंचरर्स मेंटेन नहीं करेंगे बल्कि फर्म मेंटेन करेगी, और इसके लिए बाहर से एक अकाउंटेंट आएगा। वाह, ये होता है जिस तरह ऐसे समझाते हैं छोटा करके। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब है, और छोटा करते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग कर दो ज्वाइंट वेंचरर से। अब इससे छोटा करने के लिए मत कहना, फिर बात अधूरी रह जाएगी, ये बहुत छोटा हुआ। किताबें अलग, वेंचरर्स अलग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 3 अकाउंट मेंटेन होंगे, 3 से कम तो नहीं होंगे, 4 हो सकते हैं, 3 से कम नहीं। पहला अकाउंट मेन अकाउंट है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा वो भी मेन है, ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट। तीसरा वो भी मेन है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तीनों ही मेन है। फिर चौथा कौन सा होगा, क्या पता कुछ ऐसी बनवा लें आपसे, जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्शन का, वो जो ज्वाइंट वेंचरर्स हैं, किसी कंपनी के लिए उन्होंने बिल्डिंग बनाई, एक बिल्डिंग बनाई, और जब बिल्डिंग बनाने के बदले में पेमेंट मिली कंपनी से, तो उस कंपनी ने पैसे के अलावा कुछ शेयर्स भी दिए अपने, तो आपको शेयर्स अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है ज्वाइंट वेंचरर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो 4 अकाउंट हो जाएंगे। अब अकाउंट बनाने के लिए 4 है या 5 है, वैसे 5 मैंने कभी देखे नहीं, 4 ही होते हैं नॉर्मली 3 होते हैं, एक आध ऐड करके 4 मान लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चन में 4 अकाउंट बनाने के लिए आए या 5 आए, 2 नहीं आएंगे। 3 तो मेन है, मेन। इन 3 के बिना तो आंसर ही नहीं आएगा ना। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस आएगा, ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट से वेंचरर्स की पेमेंट होगी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होगा, तो ये पता चलेगा कि क्वेश्चन आपने सही सॉल्व करा है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 3 अकाउंट तो मिनिमम है, और ये तीनों मेन है बच्चों। ये तो बात हुई बच्चों सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की, कि इसमें 3 अकाउंट बनेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस करे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट, राइट। मैंने जैसे कहा कि ज्वाइंट बैंक की दोनों साइड से इक्वल आएंगी। जैसे आपको पता है, आप पार्टनरशिप में क्वेश्चन करते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट में, तो आप क्या करते थे, आप जो ऊपर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आते थे, रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बस जैसी बैलेंस शीट पर आते थे ना, तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। दिल की धड़कनें तेज इसलिए नहीं हो रही कि बैलेंस शीट बना रहे हो, धड़कनें इसलिए तेज हो रही, पता नहीं टोटल इक्वल आएगा नहीं आएगा। अगर टोटल इक्वल आ गया, हाँ रिलैक्स, बहुत बढ़िया, थैंक गॉड, टोटल इक्वल आ गया, बच गए। और अगर इक्वल नहीं आया, माय गॉड क्या हो गया, अब क्या करूं। तो दिल की धड़कनें इसलिए तेज हो जाती थी कि ये नहीं पता था कि हमने जो ऊपर से नीचे तक ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा, बैलेंस शीट अगर इक्वल नहीं तो क्या होगा। सेम ज्वाइंट बैंक अकाउंट में होगा। ये जो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, इसमें पहला अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है, वहां से प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। दूसरा ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट, ये बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बनेगा। तीसरा और आखिरी ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, ये बैलेंस शीट वाला काम करेगा। ज्वाइंट बैंक अकाउंट की दोनों साइड से इक्वल आनी चाहिए, ना तो पैसा कम पड़ना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। क्यों, फर्म डिसॉल्व हो गई, अगर पैसा बैंक अकाउंट में कम पड़ गया तो कहां से लाओगे, फर्म डिसॉल्व हो गई। ज्यादा है तो किसको दोगे, फर्म डिसॉल्व हो गई। इसकी पहचान ही यही है कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट की दोनों साइड से इक्वल आ गई। इसका मतलब ना लेना है ना देना है, जितना आया उतना गया, खत्म, फिनिश, सब खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, फॉर्म डिसॉल्व्ड। ए और बी अपने अपने रास्ते ऐसे ऐसे ऐसे, ए बी पहले ऐसे आए थे ना, अब ऐसे अलग अलग। तो यहां पर ये 3 अकाउंट बनेंगे। ये था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इसमें बुक्स के सेट को सेपरेट कर दिया। जल्दी सुनो, अगर 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना तो ए मेंटेन करेगा ना बी मेंटेन करेगा। अरे 2 बार और बोलूंगा, सुनना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना तो ए मेंटेन करेगा ना बी मेंटेन करेगा, ना ए मेंटेन करेगा ना बी मेंटेन करेगा। फिर कौन करेगा, फर्म करेगी। कौन सी फर्म, जो है ही नहीं, जिसका कोई नाम ही नहीं। हाँ नहीं है नाम, कोई बात नहीं, कोई फर्म का नाम नहीं तो नहीं है नाम, यही नाम है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी।
लेकिन बुक्स के जो अकाउंट्स हैं, बुक्स में जो अकाउंट्स बनने वाले हैं वो ए और बी के रेस्पेक्टिव नहीं बनने वाले, न्यूट्रल पर्सन बाहर से आएगा। कहानी बना के सुना रहा हूं, बाहर से आएगा एक अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा। हाँ ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। टेम्परेरी नेचर का बिजनेस है तो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट दे दो अकाउंटेंट को कि तू हमारी फर्म के अकाउंट्स मेंटेन कर, ये 3 खाते खोल, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट, एक जॉइंट बैंक अकाउंट, और इन तीनों को ओपन कर, इन तीनों में पोस्टिंग कर और हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट कर, हमारे अकाउंट्स को क्लोज कर। ए और बी को किताबों से कोई मतलब नहीं, वो मेंटेन नहीं करेंगे। ये पहला मेथड है। दूसरा इसका उल्टा है, बाहर से कोई नहीं आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए और बी ही मेंटेन करेंगे। ए बी कॉमर्स बैकग्राउंड का है, अरे वो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं खाली एग्जांपल आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं ना कि ए बी कॉमर्स बैकग्राउंड का है, बी भी कॉमर्स बैकग्राउंड का, दोनों ने कॉमर्स ली थी 11वीं 12वीं में, दोनों क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, दोनों ने कहा हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करेंगे। हम, या अगर वो नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड के तो क्या हो गया, वो अपने अलग अलग अकाउंटेंट तो हायर कर सकते हैं ना। तो उनके बीच में तय हुआ, ए और बी के बीच में ये तय हुआ कि बाहर से कोई अकाउंटेंट नहीं आएगा। और या ये कहिए, मैंने लाइन गलत बोली, मैं ये बोलूंगा कि ए और बी ने ये डिसाइड करा कि बुक्स के सेट को सेपरेट नहीं किया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए और बी जो ज्वाइंट वेंचरर्स हैं वही मेंटेन करेंगे। समझ आई बात या नहीं आई? नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड बाय द को-वेंचरर्स देमसेल्व्स, वही मेंटेन करेंगे। अब ये जब तक वो, ये दूसरा मेथड है। पहला क्या था कि जो ज्वाइंट वेंचरर्स हैं, जो को-वेंचरर्स हैं और भी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेट को सेपरेट कर दिया जाएगा और वो फर्म के रेस्पेक्टिव होंगी, ना कि ए बी के रेस्पेक्टिव। और दूसरा मेथड क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेपरेट नहीं किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेंचरर्स ही मेंटेन करेंगे और ए भी मेंटेन करेगा और बी भी मेंटेन करेगा। ऐसा कोई मेथड मैंने नहीं पढ़ा कि ये तय हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ ए ही रखेगा, बी खाली मूक ऐसे ही एक जैसे कि मूक दर्शक बना हुआ देखता रहेगा कि ए कितने अच्छे से किताबें मेंटेन करता है। अगर ए मेंटेन करेगा तो बी भी मेंटेन करेगा। ये होगा कि या तो ए और बी दोनों ही मेंटेन नहीं करेंगे और बुक्स के सेट को सेपरेट कर दिया जाएगा, या फिर ये होगा कि बुक्स के सेट को सेपरेट ना करके ज्वाइंट वेंचरर्स ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, लेकिन फिर जितने भी ज्वाइंट वेंचरर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सबके सब मेंटेन करेंगे। अब इसके अंदर 2 मेथड है, ये बताना था मुझको। टोटल तो 3 ही मेथड है, लेकिन जो दूसरा वाला है ना उसके अंदर 2 है, इसलिए 3 हो गए टोटल में। अब वो अभी तुम समझने वाले हो 1 से 2 मिनट के अंदर। मेरी बात को सुनो। क्या जब उनके बीच में ये तय हुआ कि बुक्स के सेट को सेपरेट नहीं किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये जो ज्वाइंट वेंचरर्स हैं यही मेंटेन करेंगे, जो को वेंचरर्स हैं ए और बी यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, बुक्स के सेट को सेपरेट नहीं किया जाएगा, ए और बी मेंटेन करेंगे। अब यहां 2 मेथड है। पहला मेथड यह है कि ए और बी रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब हुआ इसका? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस का मतलब हुआ कि ए जो जॉइंट वेंचरर ए है, जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो ए अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेगा और अपने को वेंचरर बी की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। यानी कि ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटायर बिजनेस को रिकॉर्ड करेगा, एंटायर जॉइंट वेंचर बिजनेस को रिकॉर्ड करेगा ए अपनी किताब में। अगर 3 वेंचरर ए बी सी और वो सेकंड मेथड यूज करते हैं रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स, और उसमें भी पहले वाला कौन सा? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, तो ए अपनी किताब में अपनी बी की और सी की तीनों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बी अपनी बुक में अपनी ए की और सी की तीनों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, सी अपनी बुक्स में अपनी ए की और बी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। तीनों वेंचरर्स एंटायर बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। ये सेकंड मेथड हुआ। थर्ड सुनो, रिकॉर्डिंग ऑफ ओन। अरे सुनाई दे रहा है मैंने क्या बोला? ऑल ओन। डिफरेंस क्लियर है? ऑल ALL ऑल, ओन OWN ओन। फर्क समझ आया? ALL ऑल, OWN ओन, ALL ऑल सेकंड मेथड, OWN ओन थर्ड मेथड। थर्ड मेथड रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस। ये तय हुआ कि बुक्स के सेट को सेपरेट नहीं किया जाएगा, जो रिकॉर्ड्स हैं वो वेंचरर्स ही मेंटेन करेंगे, लेकिन ए अपनी किताब में सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, बी की नहीं। बी अपनी बुक्स में बस अपनी 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 बातों को रिकॉर्ड करेगा, ए की नहीं। ए अपनी किताब में खाली अपनी बातें रिकॉर्ड करेगा, बी अपनी बुक में अपनी बातें रिकॉर्ड करेगा।
ए लिखेगा कि मेरा जॉइंट वेंचर बी के साथ है, बी कहेगा मेरा जॉइंट वेंचर ए के साथ है, और इस तरह से वो अपने अपने अकाउंट में अपनी अपनी बातों को रिकॉर्ड करेंगे। बस रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शन, अपनी स्वयं की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो बताओ सेकंड मेथड के अंदर दो मेथड हुए नहीं हुए? अब जरा एक बार सीक्वेंस में सुनना। पहला मेथड सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, दूसरा मेथड रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स, रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ वेंचरर्स, रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स। इसके अंदर दो हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस। ठीक है बच्चों, समझ गई बात? अब ये बताओ, जब थर्ड मेथड है रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शन, उसमें ए अपनी किताब में अपनी बातें रिकॉर्ड करेगा, बी अपनी किताब में अपनी बातें रिकॉर्ड करेगा, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए एक ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों की सारी ट्रांजैक्शन, जिसमें पूरे बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाए, उस अकाउंट से प्रॉफिट निकलेगा। उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनेगा, उस स्पेशल अकाउंट का नाम होगा, ये स्पेशल अकाउंट सिर्फ थर्ड मेथड में बनेगा, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शन। कि सभी वेंचरर्स अपनी किताब में खाली अपनी 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 बातें लिखेंगे, तो फिर पूरे बिजनेस को कौन लिखेगा? पूरे बिजनेस को, एंटायर बिजनेस को जब तक किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा, तो पूरे बिजनेस को एक सिंगल अकाउंट में दिखाने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनेगा। उसका नाम होगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये जो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है, ये दोनों वेंचरर्स ए और बी अलग अलग बना सकते हैं। ये जो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है, इसमें एंटायर बिजनेस दिखाया जाएगा। अगर फर्म के 5 वेंचरर से 5 लोगों ने मिलकर कोई टेम्परेरी नेचर का बिजनेस करा है, 5 लोगों ने, तो इन 5 लोगों की सारी ट्रांजैक्शन को इस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दिखाकर, यानी कि पूरे एंटायर जॉइंट वेंचर बिजनेस को इस अकाउंट में दिखाकर, इससे प्रॉफिट और लॉस की फिगर को कैलकुलेट किया जाएगा। आप मुझे बताओ, जब तक किसी एक अकाउंट में सारा बिजनेस नहीं समाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसलिए एक ऐसा अकाउंट बनना चाहिए जो एंटायर बिजनेस को शो करे, ताकि प्रॉफिट और लॉस की फिगर सामने आए। ऐसा अकाउंट कहलाता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये बनेगा थर्ड मेथड में। क्यों बनेगा ये? इसलिए बनेगा ये क्योंकि जो वेंचरर्स हैं वो अपनी अपनी किताबों में खाली अपनी अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंटायर बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। राइट बच्चों, भाषण खत्म, नोट्स बनाओ। पहला मेथड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। दूसरा मेथड, व्हेन द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन द बुक्स ऑफ द जॉइंट वेंचरर्स। पहला, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। दूसरा, जब रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है इन द बुक्स ऑफ द जॉइंट वेंचरर्स। समझ आ रहा है? यहां बुक्स के सेट को सेपरेट कर दिया और यहां पर वेंचरर्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो दूसरा मेथड, इसके अंदर दो मेथड है। पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल, सिर्फ वो जो दोनों वेंचरर्स हैं वो अपनी अपनी किताबों में पूरे पूरे बिजनेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरा, बी, रिकॉर्डिंग ऑफ ओन, OWN, ओन, अपनी अपनी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं बस। और ये जो बी है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शन, इसमें एक स्पेशल अकाउंट बनेगा जो पूरे बिजनेस को दिखाएगा। उसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। राइट, चलो समझ आया। अब जरा हम स्पेशलाइजेशन करेंगे। स्पेशलाइजेशन के लिए हम पहले वाली मेथड को उठाएंगे, जिसका नाम है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स से जॉइंट वेंचर्स मेंटेन ना करके और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेट को सेपरेट कर दिया जाता है और वो फर्म के रेस्पेक्टिव मेंटेन होती हैं। बाहर से कोई अकाउंटेंट अपॉइंट होकर वो किताबों को मेंटेन करता है। फर्स्ट मेथड शुरू बच्चों, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। In this method, there are 3 accounts. Number 1, joint venture account. Number 2, joint venturers account. Number 3, joint bank account. पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, joint venture account के बारे में। देखो बच्चों, joint venture account, joint venture account just like a profit and loss account. A और B के मिलने से लेकर, A और B दो लोग मिलकर एक टेम्परेरी नेचर का बिजनेस करने जा रहे हैं। A और B के मिलने से लेकर उनके अलग होने तक के एंटायर प्रोसीजर को दिखाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट।
ए एक बिल्डर है, बी एक बिल्डर है, दोनों मिलकर एक बिल्डिंग बना रहे हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जब ए और बी मिलेंगे और शुरू में कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मटेरियल परचेस करेंगे, वहीं से ये अकाउंट शुरू हो जाएगा जिसका नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट। और बिल्डिंग बनती रहेगी, खर्चे होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा और एक दिन बिल्डिंग पूरी बनके खत्म कंप्लीट हो जाएगी। खत्म नहीं होगी, बिल्डिंग बनके कंप्लीट होगी और उसके बाद जिस कंपनी के लिए बिल्डिंग बनाई थी वहां से पूरा का पूरा पैसा इनको मिल जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो मिल गया और सारा हिसाब किताब बंद हो गया। जो खर्चा हुआ वो भी हो गया, जो पैसा आना था वो भी आ गया, एक्सपेंस भी हो गए, इनकम भी हो गई। अब उन दोनों को यह अकाउंट दिखाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये टी शेप अकाउंट है, लेजर अकाउंट है। इसमें हम एक्सपेंसेस और इनकम दिखाएंगे जो जॉइंट वेंचर बिजनेस से होंगे। एक्सपेंसेस को जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे और जॉइंट वेंचर बिजनेस से होने वाली इनकम को जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और जब पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, जब बिजनेस ओवर हो जाएगा, जिस मकसद को, जिस उद्देश्य को पाने के लिए ए बी मिले थे वो उद्देश्य पा लिया, बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई और उसकी चाबियां दे दी कॉन्ट्रैक्टर को जिसने बिल्डिंग बनवाई थी। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये अकाउंट बंद हो जाएगा। इसको बंद कैसे करेंगे? जब इस अकाउंट को हम बनाएंगे और उस जॉइंट वेंचर बिजनेस में जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम इसके डेबिट में लिखेंगे और जितनी भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट में लिखेंगे। और जब इसको बंद करेंगे दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये इनकम साइड है, डिफरेंस डेबिट में आएगा और ये कहलाएगा टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। और इसका उल्टा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो ये एक्सपेंस वाली साइड है। डेबिट ज्यादा है यानी कि एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा और ये होगा लॉस ऑन जॉइंट वेंचर। और सुनो, इस जॉइंट वेंचर अकाउंट से न सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा बल्कि हाथ के हाथ इसका इसी अकाउंट में बंटवारा होगा जॉइंट वेंचरर्स के बीच में। तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा, प्रॉफिट होगा, आप लिखेगा टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर्ड टू, राइट, ट्रांसफर्ड टू, और नीचे लिखिएगा ए और बी और उनकी रेशियो में इनर कॉलम में बांटकर टोटल को आउटर में लिख देना। सेम लॉस, अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा, डिफरेंस क्रेडिट में आया तो बाय लॉस ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू ए बी, उनके अग्रीड रेशियो में पहले बांट के उस लॉस को इनर कॉलम में शो करना, फिर लाइन ड्रॉ करके उस लॉस का टोटल आउटर में लिख के फाइनल टोटल करके अकाउंट को बंद कर देना। अब देखो इसके बारे में, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है? कोई भी अकाउंट 11वीं क्लास से लेकर सीएम में फाइनल तक अकाउंट सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप कोई भी ऐसा अकाउंट बनाते हो जिसको बनाने का मकसद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो, जानना हो, तो उस अकाउंट का नेचर हमेशा नॉमिनल होगा। फिर वो चाहे 11वीं क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे पीएनएल अकाउंट हो, चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट हो, चाहे जॉइंट वेंचर अकाउंट हो, इनको बनाने का उद्देश्य है प्रॉफिट और लॉस को जानना। कोई भी अकाउंट जिसका एंड प्रॉफिट या लॉस की फिगर पर होगा उसका नेचर हमेशा नॉमिनल होगा, तो रूल भी नॉमिनल का लगेगा। डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट में आएंगी इनकम और गेन। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से। This account is open to record all the transactions related to the joint venture activities. Joint venture business से related सभी क्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। Joint venture business के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम इसी में दिखाई जाएंगी। द नेट रिजल्ट, इससे जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस अकाउंट विल बी ईदर, या तो प्रॉफिट होगा और लॉस या लॉस होगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ऑफ दिस, ये बताओ डेबिट साइड में क्या दिखाओगे? एक्सपेंसेस। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज expenses on joint venture and credit side of this account shows income from joint venture. इसके डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो डिफरेंस लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो डिफरेंस डेबिट में आएगा और वो प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर होगा। दूसरा अकाउंट है जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट। ये बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बनेगा। याद करो 12वीं कक्षा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड एज्यूम करो दो पार्टनर है ए और बी, पर्टिकुलर्स ए बी। दो पार्टनर होते थे लेकिन आप अकाउंट एक ही बनाते थे, उसमें कॉलम दो कर दिया करते थे। तीन पार्टनर है, एक ही फॉर्मेट के अंदर तीन कॉलम,
4 पार्टनर हैं, एक ही फॉर्मेट के अंदर 4 कॉलम, जितने पार्टनर उतने कॉलम, फॉर्मेट आप एक ही बनाते थे। सेम इज हेयर, वहां लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे लिखिएगा जॉइंट वेंचरर्स अकाउंट या फिर को वेंचरर्स अकाउंट। देखिएगा, दिस अकाउंट जस्ट लाइक अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दी को-वेंचरर्स। जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इसको बनाया जाएगा। अगर जैसे आपको याद है 12वीं क्लास याद है पार्टनरशिप, अगर आपको पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाना होता था, अगर आपको पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस को बढ़ाना होता था तो आप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते थे। कैपिटल को कम करना होता था, जैसे ड्रॉइंग्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो आप डेबिट में लिखते थे। सेम 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 बिल्कुल सेम कैपिटल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, घटाना हो तो डेबिट। ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट को में अगर वेंचरर्स के बैलेंस को बढ़ाना है, उनको प्रॉफिट मिला है या कुछ कमीशन मिली है तो क्रेडिट, और जब उन्होंने पेमेंट की है या उनको पेमेंट हो रही है उनके कैपिटल को कम करना है तो डेबिट। एक बड़ा डिफरेंस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब आप पार्टनरशिप पढ़ते थे तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट में जो डिफरेंस आता था उसे आप लिखते थे टू बैलेंसेस CD। यहां मत लिखिएगा, नो, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में फर्म चलती रहती है, तो कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस है जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन ये तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है, यहां तो फर्म डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट में टू बैलेंस CD नहीं आएगा, ये अब आगे नहीं जाएंगे, फर्म डिसॉल्व हो गई, इनकी पेमेंट करिए और इन्हें चलता करिए। तो ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट में जब भी डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा, वो हमेशा बैंक के नाम से लिखा जाएगा और वो उनकी फाइनल सेटलमेंट होगी। राइट। तीसरा और आखिरी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब ज्वाइंट बैंक क्यों? बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि फर्म तो बंद हो गई। ज्वाइंट बैंक इसलिए क्योंकि जो भी पैसा आया गया, पैसा आया पैसा गया, सब बैंक के थ्रू होगा। बाजार में जाकर सीधा कैश स्पेंड करने का अलाउड उनको नहीं किया जाएगा। वो जो भी पैसा बाजार में खर्च करेंगे बैंक के थ्रू करेंगे, और जो भी पैसे जमा करेंगे बैंक में करेंगे। और जब बैंक से ही सारी ट्रांजैक्शंस होंगी और जब फाइनल सेटलमेंट होंगी, अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे और पार्टनर्स यानी कि को वेंचरर्स को भी पेमेंट हो जाएगी, तब बैंक में कुछ भी ना तो कम पड़ना चाहिए ना बैंक में कुछ बचना चाहिए। दिस अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल कैश ऑब्लिक बैंक ट्रांजैक्शंस। दिस अकाउंट विल रिकॉर्ड द इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच को वेंचरर। शुरू में जो भी पैसा ज्वाइंट वेंचरर्स को वेंचरर्स इन्वेस्ट करेंगे वो बैंक के थ्रू ही करेंगे, और इसमें जो भी पैसा आएगा प्रोसीड्स ऑफ सेल्स, जो पैसा माल बेच कर आएगा वो बैंक में जमा होगा। सभी एक्सपेंसेस बैंक से होंगे। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेट बैलेंसेस का, पार्टनर्स का, वो भी बैंक से ही होगा जो फर्म के डिसॉल्व होने पर होगा। राइट। इस तरह से सभी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक की बच्चों बैंक से होंगी। दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स खत्म हो गया। अब अगला मेथड है रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स। रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स नहीं जाएंगे हम वहां पर, ये मेथड हमने पढ़ लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अभी इस लेक्चर में नहीं कर रही, इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन सुनिए पहले क्या, मुझे बस इतना बताइए जल्दी से, शाबाश, मैं सुन तो नहीं पाऊंगा लेकिन आप बता दीजिए कि जो दो मेथड है अकाउंट्स मेंटेन करने के, उसमें से पहला था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। उसमें 3 अकाउंट बनेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचरर्स अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जिनके नोट्स मैंने आपको बनवा दिए, समझा भी दिया। लेकिन फिर भी ये अकाउंट कैसे बनेंगे, कैसे पोस्टिंग होगी, 5 या 10 मिनट में ये मैं अकाउंट बना के समझाऊंगा, अकाउंट बना के समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये सब काम अब अगली क्लास में होगा। अकाउंट बनाना मैं आपको इस क्लास में सिखा दूं, क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊं, बीच में गैप आ जाएगा। इसलिए इस क्लास में थ्योरी खत्म, सारी थ्योरी नहीं, ओहो अभी सेकंड मेथड बाकी है, रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द वेंचरर्स। फिर उसके अंदर 2 मेथड हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल, रिकॉर्डिंग ऑफ ओन। उसका थ्योरी का थोड़ा सा 2-3 PPTs हम अभी और देखेंगे, लेकिन बाद में। अगली क्लास जो होगी उसमें कोई थ्योरी नहीं है, उसमें इसका प्रैक्टिकल है। किसका? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का। मैं इसमें कैसे करूंगा स्टेप बताऊं। पहले इसके फॉर्मेट जो 3 अकाउंट्स के वो बनाने सिखाऊंगा, पोस्टिंग करना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कम से कम 2 क्वेश्चन करूंगा क्योंकि अगली क्लास में सिर्फ होने ही उन फॉर्मेट्स को समझना और क्वेश्चन करना है। चलो बच्चों, हम अब अगली क्लास में मिलेंगे।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बच्चों का कि आपने इस लेक्चर को देखा। अगली क्लास में बच्चों हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के फॉर्मेट को समझने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। राइट दोस्तों।